पहुंचने से पहले ही ठंडा हो जाता है। दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं है जो इतनी गर्मी को समुद्र तल से सीधे जूना जहाज तक पहुंचा सके, चाहे वो इंसान हो या प्रकृति। ये कहकर कैथरीन गुस्से में बाहर चली गई और सिगेल भी उसके पीछे पीछे निकल गई। स्क्रीन के सामने बस एक उदास और उलझा हुआ चार्ली रह गया। क्या वो सच में गलत था? कैथरीन असल में चार्ली से नहीं बल्कि खुद से नाराज थी। अगर उसने जूना को उस समुद्री इलाके में भेजा ही ना होता तो शायद ये हादसा ना होता। सिगेल ने उसे समझाया कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि कोई भी भविष्य नहीं देख सकता। कैथरीन ये बात जानती थी, लेकिन फिर भी वो खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। बातों बातों में सिगेल ने कहा कि उसे लगता है चार्ली का अंदाजा पूरी तरह बेबुनियाद नहीं है। ये सुनते ही कैथरीन ने उसे घूर कर देखा। अंदर ही अंदर वो भी ये बात समझती थी, बस किसी और को जोखिम में नहीं डालना चाहती थी। आखिरकार वापस आकर वो फिर से स्क्रीन के सामने बैठ गई और सोचने लगी। सिगेल नताशा से माफी मांगना चाहती थी, लेकिन उससे संपर्क नहीं हो पा रहा था। जब उसने नताशा के ऑफिस फोन किया तो पता चला कि नताशा ने इस्तीफा दे दिया है। तब सिगेल को एहसास हुआ कि उसने सच में उसे गलत समझा था। उसने नताशा के लिए एक मैसेज छोड़ा कि वो उससे मिलना चाहती है, क्योंकि उसके पास एक बेहद जरूरी बात है। इसके बाद उसने सान चुआन के दाबेन को फोन किया। दाबेन ने उसे एक कनाडाई व्हेल एक्सपर्ट के बारे में बताया। उस एक्सपर्ट ने एक नई प्रजाति की प्रजनन गति देखी थी जो सिगेल द्वारा खोजे गए आइस वर्म्स की रफ्तार से बिल्कुल मेल खाती थी। ये दोनों समुद्री जीव संसाधन खनन को गंभीर नुकसान पहुंचा रहे थे, इसलिए उसका मानना था कि लियोन और सिगेल के बीच जरूर बहुत सी बातें कॉमन होंगी। कुछ देर बाद दोनों एक्सपर्ट्स आपस में संपर्क करने में कामयाब हो गए। लियोन ने बताया कि उसे व्हेल और उस नई प्रजाति के ब्रेन स्टेम में एक तरह का ऑर्गेनिक पदार्थ मिला है। कई बार टेस्ट करने के बाद उसने पाया कि दोनों में करीब 100 समान मॉलिक्यूलर कंपाउंड मौजूद है। लियोन ने आगे कुछ कहने के बजाय सिगेल से एक वीडियो देखने को कहा। बातचीत के आखिर में दोनों को एक ही एहसास हुआ, एक कनाडा में है, दूसरा यूरोप में। दूरी इतनी ज्यादा होने के बावजूद दोनों एक ही बात पर चर्चा कर रहे थे। इससे साफ था कि दोनों समझ चुके थे कि ये मामला बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। सिगेल जब घर लौटी तो उसने एक जाना पहचाना चेहरा देखा। वो नताशा थी, वो महिला जिससे वो हमेशा प्यार करती आई थी। सिगेल ने उसे देखते ही माफी मांगी और कहा कि उसे नताशा पर भरोसा न करने का बहुत अफसोस है। नताशा ने कहा कि वो उससे अलविदा कहने आई है। पहले काम में इतनी व्यस्त रहती थी कि कहीं जा नहीं पाई, अब नौकरी छोड़ दी है और दुनिया देखना चाहती है। वो जैसे सिगेल से कुछ कहने का इंतजार कर रही थी, लेकिन सिगेल कुछ बोल ही नहीं पाई। जब सिगेल ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की तो नताशा रुक गई। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सिगेल उससे पहले बोल पड़ी। नहीं, मैं तुम्हें रोक नहीं रही, उसने कहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम ये समझो, मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे बिना सोच भी नहीं सकती। सिगेल बहुत देर तक कुछ कहने की कोशिश करती रही, लेकिन जो सबसे जरूरी बात थी वो फिर भी कह नहीं पाई। अलविदा सिगेल, नताशा ने कहा। सिगेल को जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज की उसकी ये हिचकिचाहट उसे पूरी जिंदगी पछताने पर मजबूर कर देगी। उस रात किसी वजह से सिगेल सो नहीं पाई। अगली सुबह उसे लियोन का ईमेल मिला। वीडियो में उसने एक ऐसी आवाज सुनी जो उसे जानी पहचानी लगी। जांच के बाद उन्हें पता चला कि ये आवाज जूनो के डूबते वक्त रिकॉर्ड हुई आवाज से लगभग एक जैसी है। भले ही देश अलग हों, समुद्र अलग हों, लेकिन इन आवाजों के बीच गहरा संबंध था। आखिरकार उन्हें चार्ली के सुझाव से सहमत होना पड़ा। उन्होंने तय किया कि समुद्र तल पर एक कैमरा लगाया जाएगा ताकि ये पक्का किया जा सके कि वेंट एक्टिव है या नहीं। सिगेल ने कहा कि वो खुद जाकर चार्ली से बात करेगी। जल्द ही वो हेलीकॉप्टर से चार्ली के द्वीप पर पहुंच गई। चार्ली ने वीडियो देखा और सिगेल ने उसे पूरी कहानी बताई। अपनी थ्योरी को सही साबित होते देख चार्ली बहुत खुश हुआ, लेकिन जब वो सिगेल को विदा कर रहा था तभी हेडक्वार्टर में एक बेहद खतरनाक सुनामी का सिग्नल पकड़ में आया। उसी पल रहीम के दिमाग में सबसे पहले चार्ली को